नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1 फरवरी को बजट आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम बजट के बारे में ही बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस बजट में क्या क्या पेश किया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा, यानी कि डिजिटल बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, ये भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है ताकि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे भौतिक बनाया जा सके। लेकिन मित्रों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये बजट क्या होता है और इस बजट को कैसे पास किया जाता है और इस पर चर्चाएं कब से शुरू होती हैं। अगर हम बजट की परिभाषा की बात करें तो सीधी सी बात है कि सरकार की आय और व्यय का एक विवरण जिस रूप में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। बजट द्वारा सरकार के सभी कार्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से ही की जाती है। यहाँ तक कि मित्रों, सरकार बिना बजट के 1 रुपये का खर्च भी नहीं कर सकती है। बजट में प्रत्येक साल नई योजनाओं की घोषणा होती है और टैक्स में भी संशोधन किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। बजट में किए गए सभी प्रावधान तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक संसद के द्वारा पास नहीं किया जाता है। जी हाँ मित्रों, बजट संसद द्वारा पास किया जाता है। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया अगस्त सितंबर के महीने में शुरू कर दी जाती है। इसके लिए बजट सर्कुलर जारी किया जाता है। वित्त विभाग के अधीन बजट डिवीजन अगस्त के अंत में या सितंबर के प्रारंभ में बजट सर्कुलर जारी करता है। इस सर्कुलर के माध्यम से भारत सरकार और उसके सभी मंत्रालयों से संबंधित आय व्यय का पूरा विवरण मांगा जाता है। इस विवरण के आधार पर बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है और सितंबर महीने के अंत में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकारी खर्च का अनुमानित आंकड़ा तैयार कर लिया जाता है। मित्रों, बजट को वित्त विधेयक द्वारा पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो बजट को पास मान लिया जाता है और वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट में किए गए प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। मित्रों, इसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित बजट केवल राज्य की सीमाओं तक के लिए मान्य रहता है। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट में विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार के बजट को मान्यता प्रदान की जाती है। चलिए बात करते हैं 2021-22 के बजट के बारे में। आखिर इस बजट के बाद क्या क्या चीज महंगी हुई और क्या चीज सस्ती हुई। कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों, कोरोना काल का समय है तो सबसे पहले स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं। सरकार ने कहा है कि नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होगा 64,180 करोड़ रुपए। जी हाँ मित्रों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपए के खर्च के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के 2 टीके हैं। सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए देगी। चलिए अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में। मित्रों, बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बड़ी सौगात दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले वर्ष तक देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास करने का ऐलान किया है। देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो गई है। गेहूं की MSP 1.5 गुना कर दी गई है और बीते 7 वर्षों में किसानों से 2 गुने से ज्यादा धान खरीदा गया है। उनसे सरकारी खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके भुगतान में तेजी आई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद मिल रही है। UPA सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP भी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि धान खरीदारी पर 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो बढ़कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल का यह आंकड़ा 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की।
तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र को भी दिया है तोहफा। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि देश भर में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। सीतारमण जी ने घोषणा की 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये स्कूल एकलव्य स्कूल होंगे। इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी। बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15,000 सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। ये देश में उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक होगा। 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई थी। अब 2021-22 के बजट में इसके लिए अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है, ताकि देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। तो वहीं सरकार ने कहा है कि लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और इनके मौजूदा 50 लाख रुपए की पूंजी आधार को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 के आम बजट में वित्तीय उत्पादों के निवेशक चार्टर शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा है कि बैंकों की फंसे कर्ज की समस्याओं से निपटने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रबंधन कंपनी स्थापित की जाएगी। तो वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की रूपरेखा को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री के प्रमुख ऐलान है, गैस वितरण नेटवर्क के जरिए CNG और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में बढ़ाई जाएगी। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों के एयरपोर्ट्स का निजीकरण होगा। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा। 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की और कहा है कि अब स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ खर्च होंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूँ, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। मित्रों, इस बार वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि 75 साल के ऊपर के पेंशन धारकों को टैक्स में छूट दी गई है। आम आयकर दाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। सरकार के इस नियम के दायरे में 75 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी इनकम का आधार पेंशन या FD समेत अन्य माध्यमों से आने वाला ब्याज है। ऐसे लोगों को सिर्फ ITR नहीं भरना होगा, पहले की तरह बैंक में ही उनका TDS कट जाएगा। लेकिन अगर आय का माध्यम कुछ और है, यानी कि कारोबार, तो ITR भी फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्पादन आधारित योजना पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की और निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव रखा। मित्रों, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और HPCL की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा और देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि मार्च 2022 तक देश में 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं दी जाएंगी और केरल को 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी जाएंगी। उन्होंने असम को 3,400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं देने का भी ऐलान किया है। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा भी की गई है और बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। मित्रों, 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों में हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 2000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की है। व्यापारिक जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। मित्रों, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। तो भाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी देने का प्रस्ताव रखा गया और LIC का IPO 2021-22 में लाया जाएगा। इसी के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा। अगर हम बात करें तो
मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोलर इन्वर्टर, कॉटन, ये सब महंगे हो जाएंगे। तो वहीं स्टील से बने सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान, चमड़े से बने सामान, ये सब सस्ते हो जाएंगे। और आखिरी बात ये है कि भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी। तो मित्रों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको बजट के बारे में अच्छी नॉलेज जरूर मिली होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।